हेलो स्टूडेंट्स, टीम समरहिल की ओर से जारी सीटेट सीरीज में आप सभी का वेलकम है। मैं निरंजन कुमार आप सभी का सीटेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीटेट के सीडीपी में बढ़ेंगे 17वें चैप्टर की ओर। और जो 17वां चैप्टर है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है और इसमें काफ़ी विस्तार से चीज़ों को समझना है, क्योंकि इसी शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाओं के बारे में जानना है। जो भी बेसिक प्रोसेस होते हैं लर्निंग के, टीचिंग के, उनको जानना है। तो यह एक काफ़ी विस्तृत अध्याय है और इस विस्तृत अध्याय को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो इसका आज पहला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना नोटबुक और पेन तैयार रखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है कि शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है। तो शिक्षण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इट इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 चीज़ें शामिल होती हैं। एक शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। इन 3 आधारभूत चीज़ों के ऊपर शिक्षण निर्भर करती है। तो शिक्षण देखिए क्या है कि शिक्षण एक बहुआयामी संकल्पना है जिसका उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना। जो भी शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उन्हें ज्ञान उपलब्ध कराना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय पद्धति होती है। एक त्रिस्तरीय पद्धति होती है जिसके अंतर्गत शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम आते हैं। तो शिक्षक ज्ञान के स्रोत के रूप में होते हैं और छात्र ज्ञान को ग्रहण करने वाले अभिकर्ता के रूप में होते हैं। और पाठ्यक्रम किस रूप में ज्ञान को कितना देना है, कितनी मात्रा में बताना है, इसका निर्धारण करने वाली सीमा होती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है। तो यह एक बहुआयामी संकल्पना है। बहुआयामी इसलिए है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं वो काफ़ी व्यापक हैं। काफ़ी अलग अलग चीज़ों को शिक्षण में जोड़ा गया है। शिक्षण के जो पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं तो उनमें जो विषयगत अवधारणाओं को शामिल किया गया है, गणित है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी भाषा के विषय हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू इत्यादि। इसके अलावा गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इत्यादि जो विषय होते हैं, तो ये काफ़ी व्यापक विस्तृत क्षेत्र होता है। एक बहुआयामी संकल्पना है। जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों को उन चीज़ों को सिखलाना है जिसे अभी तक मानव ने अपने मानसिक विकास के आधार पर अर्जित किया है। और वो बच्चे उन चीज़ों को सीखेंगे, उन चीज़ों को जानेंगे और फिर अपने अनुभव से उसमें अपनी ओर से योगदान देंगे और उसका संवर्धन करेंगे और फिर उन्हें अगली पीढ़ी को हस्तगत कर देंगे। तो इस प्रकार से यह एक बहुआयामी संकल्पना है और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहती है। तो शिक्षण इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि शिक्षण जो है वो एक बहुआयामी संकल्पना है। इस संदर्भ में कुछ मनोवैज्ञानिकों के जो मत हैं उनको भी जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला है हफ तथा डंकन ने क्या कहा। तो हफ तथा डंकन ने कहा कि शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। देयर आर 4 स्टेजेज इन टीचिंग। और ये क्या क्या है? योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन। योजना का मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार से शिक्षण प्रदान करना है, इसके लिए पहले एक योजना तैयार करना और उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए निर्देशन देना। और निर्देशन किस प्रकार से चल रहा है इसके लिए उचित मापन। और फिर जिन बच्चों को, जिन शिक्षार्थियों को शिक्षण की प्रक्रिया दी जा रही है उनमें कितनी वृद्धि हुई है, इसकी जांच के लिए मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार से 4 चरणों में चलने वाली प्रक्रिया शिक्षण कहलाई हफ तथा डंकन के अनुसार। अब अगला जो मनोवैज्ञानिक हैं बर्टन, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन होता है। ये 3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण है शिक्षण के लिए। प्रेरणा
प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है यह दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है और एक अंतः अभिप्रेरणा होती है। किसी किसी बच्चे में जो वह सामाजिक परिवेश के साथ अंतः क्रिया करता है तो उसके अंदर अंतः अभिप्रेरणा आती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा बनना चाहिए, मुझे ये सीखना चाहिए, ये कैसे होता है इसके बारे में मुझे सीखना चाहिए। तो ये हो गया अंतः अभिप्रेरणा, वो स्वाभाविक रूप से बच्चों में उत्पन्न होती है। और एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा, जो शिक्षकों के द्वारा प्रदान की जाती है बच्चों में, यह पुरस्कार के द्वारा, दंड के द्वारा इत्यादि विधियों के द्वारा बच्चों में जो है वह बाहर से डाली जाती, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। तो अभिप्रेरणा पथ प्रदर्शन का मतलब क्या हुआ? पथ प्रदर्शन का मतलब हुआ सही गाइडलाइन। बच्चों को सही गाइडलाइन देना भी यह शिक्षण का ही एक अंग है, क्योंकि पथ प्रदर्शन के अभाव में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे भटक जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते अपने लाइफ में, क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस सही टाइम पे नहीं मिला। अगला है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब क्या हुआ? जैसे भीमराव अंबेडकर बहुत मेधावी छात्र थे, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्हें प्रोत्साहन के रूप में स्कॉलरशिप दिया गया, तब वे जाकर के इंग्लैंड में जाकर के पढ़े। तो पढ़ने के बाद उनकी ज्ञान वृद्धि हुई और वे संविधान के निर्माता बने। तो जो प्रोत्साहन बच्चों को दिया जाता है वह भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की ही एक मुख्य अंग कह सकते हैं हम इसको। अब इसमें देखिए शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पदों की चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ताकि जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इन पदों को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन पदों का अर्थ समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे हम लोगों को दिक्कत होगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग शिक्षा, स्कूलन, अधिगम, प्रशिक्षण सबको एक ही चीज़ मान लेते हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो इन चीज़ों को हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो हमारा पहला पद है शिक्षा। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन, और यह व्यापक अर्थ में है। शिक्षा व्यापक है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल में आकर के शिक्षा ग्रहण करना नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं। तो शिक्षा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक शिक्षा होती है और दूसरी अनौपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम विद्यालय में आकर के एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक निर्धारित समय पर ग्रहण करते हैं, तो वो औपचारिक शिक्षा होती है। और अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम समाज से, परिवेश से, वातावरण से, पर्यावरण से अंतः क्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जब बाहर घूम रहे होते हैं, अचानक से बादल गरजना शुरू हो जाती है, बादल की गर्जना शुरू हो जाती है, बिजली चमकना शुरू हो जाती है, तो हम लोग वहाँ से खुले मैदान से भागते हैं, नीचे छत के नीचे अपना आश्रय लेते हैं, सुरक्षित स्थान पर पहुँचते हैं। तो यह पर्यावरण के अंतः क्रिया के कारण हमें यह शिक्षा आई कि हमें बिजली से बच करके रहना है। तो शिक्षा दो प्रकार की होती है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक वह कुछ ना कुछ सीखते रहता है, प्रतिदिन वह नित्यदिन सीखते रहता है। समाज से अंतः क्रिया करके, परिवेश से अंतः क्रिया करके, पर्यावरण से अंतः क्रिया करके, बच्चों के साथ बैठ करके सीखना जो है, लर्निंग जो है वो हमेशा सतत रूप से जारी रहता है। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ है। और इसके बाद है स्कूलन। स्कूलन का मतलब हुआ स्कूलिंग, यानी कि विद्यालय में आकर के शिक्षा ग्रहण करना, इसको स्कूलन कहते हैं। तो स्कूल शब्द के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा मैं कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति जो है अस्कोला से हुई है। स्कोला शब्द है एक ग्रीक शब्द है, यूनान का शब्द स्कोला। तो स्कोला का मतलब क्या होता है? तो पुराने समय में यूनान में क्या होता था कि कुछ जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग रहते थे, तो वे क्या करते थे कि संडे के दिन, रविवार के दिन आपस में बैठ कर के कुछ समस्याओं को सुलझाया करते थे, गांव की समस्याओं को सुलझाया करते थे। वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि गांव के बुद्धिजीवियों ने सोचा कि रविवार को ही बच्चों को भी यह चीज़ें बताई जाए, ताकि उन्हें बाद में समस्याओं को झेलना ना पड़े। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है प्रचलन में आ गई और वहाँ प्रतिदिन अब क्लास होने लगा, प्रतिदिन बैठने लगे लोग, और जो भी बुजुर्ग लोग जानते थे वे अपने बच्चों को समझाते थे। तो इस प्रकार से वहाँ से स्कूल की शुरुआत हुई, ठीक है, वहाँ से ही स्कूल की शुरुआत हुई।
और आज के संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में विद्यालय की परिभाषा क्या हम लोग देंगे? तो विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है और स्कूलिंग के माध्यम से, विद्यालय शिक्षा के माध्यम से बच्चों में चेतन के जो मूल बिंदु हैं, चेतन के जितने भी मूल बिंदु हैं, चाहे वो मानव मूल्य हो, चिंतन हो, संज्ञानात्मक विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, इस सारे जो जो भी शिक्षण प्रक्रिया के मूल बिंदु हैं उन्हें विकसित करने का स्थान विद्यालय है। आई बात समझ में? अब अगला टॉपिक है अधिगम। तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। और अधिगम क्या है? तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाती है। इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है, अधिगम के ऊपर हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया हुआ है और उसमें मैंने परिभाषा भी इसकी बताई थी आप लोगों को कि अधिगम क्या है। तो अभ्यास, अनुभव तथा प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जब व्यक्ति अपने पर्यावरण से या विद्यालय में आकर के औपचारिक शिक्षा के माध्यम से, इसको हम लोग कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा के माध्यम से या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, ठीक है, दोनों ही माध्यमों से वो कुछ ना कुछ सीखता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो उसके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आया वही अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। इसके बाद है प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण को हम लोग ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। प्रशिक्षण किसी भी खास विषय को लेकर के, किसी भी खास स्किल को लेकर के, कौशल के विकास के लिए किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देना ही प्रशिक्षण कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है। जैसे किसी खास कौशल का, अध्यापन का एक उदाहरण ले लेते हैं। आप लोग ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक प्रशिक्षण है, एक प्रक्रिया है जो आपको एक खास पैटर्न के अनुसार चलने के लिए बताया जा रहा है। आपको कैसे बच्चों को शिक्षा देना है, उन्हें किस प्रकार से पढ़ाना है, इसके संदर्भ में बताया जा रहा है। तो ये एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण है, एक विशेष कार्यक्रम के लिए, विशेष कार्य के लिए है। तो इसी प्रकार से अन्य स्किल्स भी होते हैं, अलग अलग तरह के कौशल होते हैं और उनके विकास के लिए जो सुविधा दी जाती है उसे ही प्रशिक्षण कहा जाता है। जैसे यदि आपको कंप्यूटर सीखना है तो आप कंप्यूटर ट्रेनिंग में जाओगे, वहाँ आपको कंप्यूटर सीखने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और आप कंप्यूटर चलाना सीख जाओगे। इसी प्रकार से बहुत सारे जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं वो विशेष कार्यों के संपादन के लिए शिक्षार्थियों को, लर्नर्स को जो सुविधा देते हैं, जिस प्रकार से उन्हें उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे ये करना है, वही प्रशिक्षण कहलाता है। अब इसके बाद शिक्षण तथा अनुदेशन है। पांचवा महत्वपूर्ण पद हमारा है शिक्षण तथा अनुदेशन। शिक्षण का मतलब टीचिंग, यानी कि एक शिक्षक के रूप में जब आप वर्ग में पहुँचते, विद्यालय में जाते हैं तो आपको वहाँ बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। उन बच्चों के साथ आपको कैसे अनुदेशन करना है, कैसे इंस्ट्रक्शन करना है, उनके साथ कैसे संप्रेषण करना है। संप्रेषण का मतलब अपनी बातों को अच्छी तरह से, स्पष्ट तरीके से उन तक पहुंचाना है। जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, किसी भाषा विषय को पढ़ा रहे हो या गणित को पढ़ा रहे हो, विज्ञान को पढ़ा रहे हो, जो भी विषय आप पढ़ा रहे हो, तो आप जो बता रहे हो वो उचित तरीके से संप्रेषित होना चाहिए बच्चों को, तभी तो वे समझ पाएंगे, अन्यथा वे समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैं अभी आप लोगों को CDP पढ़ा रहा हूँ, तो यदि मेरा संप्रेषण अच्छा नहीं हुआ तो आप लोगों तक जो पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाएगा, और यदि मेरा संप्रेषण अच्छा हुआ तो आप बिल्कुल आसानी से उन चीज़ों को समझ जाएंगे जिनके लिए आप अभी हमारा क्लास देख रहे हैं। तो अनुदेशन का मतलब ये होता है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यानी कि संप्रेषण की कला। तो एक शिक्षक के अंदर शिक्षण और अनुदेशन, इन दोनों कलाओं का होना आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि एक शिक्षक को इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और इसीलिए आप लोगों को प्रशिक्षण, शिक्षक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आप ग्रहण भी कर रहे हो। तो अब आगे बढ़ते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की ओर। अब हमारा चैप्टर मुख्य रूप से यहाँ से शुरू होता है। अभी तक हम लोगों ने इसकी भूमिका को देखा है। तो अब यहाँ देखिए कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है और इसके अंदर जो है एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का त्रिस्तरीय सोपान होता है। यह त्रिस्तरीय सोपान क्या है?
इसमें सबसे पहला होता है उद्देश्य। किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने का उद्देश्य या बच्चों को शिक्षा देने का क्या उद्देश्य है, सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। और उद्देश्य निर्धारित करने के बाद अधिगम, अनुभव, क्रियाएं, ये इसका दूसरा मुख्य बिंदु है। और तीसरा है विद्यार्थी की जांच। विद्यार्थी की जांच, और इनके बीच हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। तो उद्देश्य निर्धारित करने के बाद अधिगम, अनुभव, क्रियाओं के ऊपर आते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि शिक्षण को बच्चों तक संप्रेषित करने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किया गया, सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किया गया, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बच्चों में अधिगम, अनुभव, क्रियाओं का विकास किया जाता है। अधिगम, अनुभव, क्रियाओं के विकास हेतु पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। करिकुलम जिसे हम लोग कहते हैं, उसका सिलेबस एक अंग होता है। सिलेबस के अनुसार बच्चों को अधिगम, अनुभव, क्रियाओं के बारे में बतलाया जाता है। अब अनुभव क्रियाओं को सीख लेने के बाद उनमें, बच्चों में उसका कितना विकास हुआ है, उनके अधिगम स्तर के विकास की प्रक्रिया, उनके विकास का स्तर कहाँ तक पहुँचा है, किस सीमा तक उनका विकास हुआ है, इसका पता लगाने के लिए जांच की जाती है। क्या की जाती है? जांच की जाती है। और विद्यार्थी की जांच करने के बाद यह पता चलता है कि उन्होंने जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उन उद्देश्यों को वे किस सीमा तक, किस स्तर तक प्राप्त करने में सफल रहे। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो तीर की दिशाएं हैं, उद्देश्य से अधिगम, अनुभव, क्रिया की ओर आई, और अनुभव क्रिया की से फिर विद्यार्थी की जांच की ओर, और फिर उद्देश्य तक पहुंच गई। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं कि विद्यार्थी की जांच करने के बाद जब उद्देश्य की प्राप्ति हुई, तो उद्देश्य हमारा एक ये भी है कि हम विद्यार्थी की जांच करेंगे। उद्देश्य हमारा ये भी है कि हम विद्यार्थी की जांच करेंगे, ताकि उद्देश्य का पता लगाने के लिए कि जिन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया बच्चों के लिए, वे कहाँ तक सफल रहे उसको ग्रहण करने में, तो उसके लिए विद्यार्थी की जांच की प्रक्रिया होगी। और विद्यार्थी की जांच की प्रक्रिया कब होगी? जब वे अधिगम, अनुभव, क्रियाएं हासिल करेंगे। और अधिगम, अनुभव, क्रियाएं वे कब हासिल करेंगे? जब उनके लिए उचित उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो तीर की दिशाएं हैं, वो दोनों ओर गतिमय हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। अधिगम, अनुभव, क्रियाएं उद्देश्य से संबंधित है, और उद्देश्य अधिगम, अनुभव, क्रियाओं से संबंधित है। अधिगम, अनुभव, क्रियाएं विद्यार्थियों की जांच से संबंधित है, और विद्यार्थियों की जांच अनुभव क्रियाओं से संबंधित है। वही विद्यार्थियों की जांच उद्देश्य से संबंधित है, तो उद्देश्य जो है विद्यार्थियों की जांच से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग कहते हैं शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया का त्रिस्तरीय सोपान। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय सोपान होता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को तैयार किया जाता है। जो भी शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया जो निर्धारित की जाती है, सबसे पहले तो विद्यालय और शिक्षक मिलकर के एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमें अपने बच्चों को इतनी सारी चीज़ों को सिखाना है, अधिगम के स्तर को यहाँ तक पहुँचाना है, एक उद्देश्य निर्धारित कर लिया जाता है। और अब उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को शुरू किया जाता है, जो कहलाती हैं अधिगम, अनुभव, क्रियाएं। और बच्चे उसे विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्रहण करते हैं, पाठ्यक्रम के माध्यम से, सह शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से, सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से वे अधिगम, अनुभव, क्रियाओं को हासिल करते हैं।
और किस स्तर तक उनके अंदर अधिगम अभिक्रियाओं का विकास हुआ है, इसका पता लगाने के लिए उनकी जांच की जाती है और इसे हम लोग मूल्यांकन प्रक्रिया कहते हैं। मूल्यांकन के द्वारा आकलन एवं मूल्यांकन, इवेल्युएशन एंड असेसमेंट की का जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने विद्यार्थियों की जांच के ऊपर बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो वो जांच की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे उनकी जांच की जाती है और किस प्रकार से प्रश्न का निर्माण किया जाता है, तो इन दोनों के ऊपर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखा है तो आप पहले जा करके उन क्लासेस को देख लें, क्योंकि जैसे जैसे देखिए सिलेबस जो बढ़ता है वो एक क्रम के अनुसार बढ़ता है। तो यदि आपने पीछे नहीं देखा है और आप अभी डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वो एक क्रम के अनुसार है, एक क्रमबद्ध तरीके से सिस्टेमेटिक ढंग से बढ़ते जाता है पाठ्यक्रम। इसलिए आप लोगों को शुरू से देखना चाहिए और मेरा शुरू से क्लास इस पर है CDP पर, और अभी हम लोग 17वें अध्याय में पहुँचे हैं। तो यदि आप लोग पहली बार हमारा क्लास देख रहे हैं तो आप पहले शुरू से हमारे क्लास को देखें। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये बहुत सारे सिद्धांत हैं, इनको ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। अब जैसे ये कहाँ प्रयोग होता है और एज ए टीचर आप लोगों को ये सिद्धांत कैसे उपयोग में आएंगे, इन चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा। तो आप लोग जानते होंगे लेसन प्लान या लर्निंग प्लान, है ना। आप लोगों ने बनाया होगा लेसन प्लान और लर्निंग प्लान। तो जब हम लोग लेसन प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लेसन का नाम लिखते हैं, डेट वगैरह, अपना नाम, विद्यालय का नाम, ये सब लिखते हैं। और इसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है, सामान्य उद्देश्य, है ना। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो ये दोनों जो है निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। अब इसके बाद का पॉइंट क्या होता है, इसके बाद का पॉइंट परस्पर संबंध के सिद्धांत से होता है कि पूर्व ज्ञान हम लोग देते हैं, पूर्व ज्ञान। इसमें भी दो टॉपिक होते हैं, बच्चों का पूर्व ज्ञान और शिक्षक का पूर्व ज्ञान। तो ये जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी, जो हम लोग पेडागोजी पढ़ेंगे, अलग अलग विषयों की पेडागोजी, वो उसके बाद होता है पूर्व ज्ञान के बाद। और फिर अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी कि बच्चों को सीखने से संबंधित सिखाने के लिए हम लोग कुछ मोटिवेशन देंगे। तो वहाँ अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी काम करता है कि पढ़ाने के समय में अब जैसे किसी महापुरुष की जीवनी बताएं बच्चों को, और यह जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत आप कक्षा पूर्व भी हो सकता है, यानी कि कक्षा को प्रारंभ करने से पहले आप इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर सकते हो। जैसे क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों ने APJ अब्दुल कलाम की जीवनी की चर्चा करके बच्चों को मोटिवेट किया, अभिप्रेरित किया, ताकि उनमें अभिप्रेरणा जगे। इसके बाद होता है पुनरीक्षण एवं अभ्यास, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। इसके ऊपर हम लोग जो है बच्चों को होमवर्क देते हैं, गृह कार्य देते हैं। तो गृह कार्य जो है वो इसके ऊपर आधारित होता है, पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत। गृह कार्य के साथ साथ एक चीज़ और होता है उसमें, मूल्यांकन, है ना, गृह कार्य या मूल्यांकन। तो ये जो है पुनरीक्षण एवं अभ्यास के सिद्धांत के अनुसार है। इसके बाद है पुनर्बलन, पुनर्बलन का सिद्धांत। अब जैसे किसी बच्चे ने बहुत अच्छा ड्राइंग बना दिया तो हम लोग उसे शाबाशी दे देते हैं, या उपहार स्वरूप एक टॉफ़ी दे दिए या एक पेन दे दिए। तो जो हमने उसे पुरस्कार दिया वो पुनर्बलन का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। और उद्दीपन का सिद्धांत क्या है, उद्दीपन का सिद्धांत का मतलब स्टिमुलस प्रिंसिपल, इसको कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस। तो उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन का मतलब होता है कि वह ऐसी प्रक्रिया या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पहले से ही उद्वेलित कर दे कि मुझे तैयार रहना है, सीखना है। अब जैसे कि एक क्लास ख़त्म हुआ आधे पे
और आधा क्लास अगले दिन करना है, तो आप एक ऐसे टॉपिक पर उसको छोड़ करके जाइएगा ताकि बच्चे जो है वे बेचैन रहें कि कब हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। तो उसको कहते हैं उद्दीपन का सिद्धांत। जैसे आप लोग CID देखते हो और एन वक्त पे प्रचार आ जाता है कि आप प्रचार को हटा भी नहीं सकते हो कि आगे क्या होगा, तो वो उद्दीपन के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। दर्शकों में उद्दीपन ला देते हैं कि दर्शक हमें छोड़कर ना जाए। तो उसी प्रकार से एज ए टीचर आप लोगों को भी उद्दीपन के सिद्धांत के अनुसार चलना है, या इस प्रकार से अपने क्लास को मैनेजमेंट करना है। जैसे कि विज्ञान आप पढ़ा रहे हो और आप बच्चों से कहोगे, जब आधा क्लास खत्म हो गया, आधा क्लास बाकी है, तो कहोगे कि कल मैं इसके ऊपर एक जादू दिखाऊंगा आप लोगों को, तो वहाँ यह जो है स्टिमुलस का काम करेगा, वहाँ बच्चे आपके अगले क्लास के लिए तैयार रहेंगे। तो इस प्रकार से उद्दीपन का सिद्धांत है। अब इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि ये सारे सिद्धांत हमारे किस काम आते हैं, है ना। अब डिटेल से इन सारे सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तो पहला जो है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत अध्यापक के द्वारा एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा तैयार किया जाता है और किसी खास विषय वस्तु को पढ़ाने से संबंधित ये होता है, किसी खास टॉपिक को पढ़ाने से संबंधित होता है। और इसके दो प्रकार हैं, इसके दो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। जैसे आप किसी खास टॉपिक को पढ़ा रहे हो, किसी भी विषय के टॉपिक को पढ़ा रहे हो, तो उसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक सामान्य उद्देश्य यह है कि उसके बारे में बच्चों को बताना, ठीक है, और विशिष्ट उद्देश्य उससे संबंधित जो व्यापक क्षेत्र हैं, व्यापक चीज़ें हैं, उनको भी जोड़ करके बच्चों को समझा देना। तो इस प्रकार से दो उद्देश्य होते हैं इसके, कौन कौन से, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। और यह क्या कहलाते हैं, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत कहलाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते दूसरे सिद्धांत की ओर, जो कि है परस्पर संबंध का सिद्धांत, कोरिलेटिव प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो प्रत्येक विषय जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं तो जरूर कनेक्टेड होते हैं, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर होता है। और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते हैं तो उनके बीच भी कनेक्शन होता है। क्लास 6 का सिलेबस ले लो आप, उसके बाद क्लास 8 का सिलेबस ले लो, क्लास 10 का सिलेबस ले लो, क्लास 12 का सिलेबस ले लो, तो ये आपस में क्या है, कोरिलेटेड है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। आप क्लास 8 में गणित विषय में समीकरण पढ़ा रहे हो, बच्चों को कहोगे कि आपने क्लास 6 में इसको पढ़ा था, जाना था, चलिए आज हम उसके विस्तार को जानेंगे और उसमें और क्या क्या चीज़ें, नई नई चीज़ों को सीखेंगे, हम उन्हें जानेंगे। तो ये कोरिलेशन का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। विज्ञान भी आप पढ़ा रहे हो तो विज्ञान में भी है प्रकाश, तो प्रकाश क्लास 6 में भी, क्लास 8 में भी, क्लास 10 में भी है, 12th में भी है, तो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अंतर क्या है, अंतर यही है कि नीचे की कक्षाओं में उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते हैं, बच्चों का मानसिक अधिगम स्तर बढ़ता है, लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे टॉपिक्स के लेवल भी डिफ़िकल्ट होते जाते हैं, उनका भी व्यापकीकरण होता जाता है। तो इसी को कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला टॉपिक क्या है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा की चर्चा मैंने अभी कुछ देर पहले की कि अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, कि बाह्य अभिप्रेरणा, एक अंतर अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा के बिना सीखना संभव नहीं है। जो भी बच्चे आपके सामने आ रहे हैं पढ़ने के लिए, सबसे पहले आप मोटिवेट कीजिए उन्हें। सबसे पहला जरूरी काम है मोटिवेशन। मोटिवेशन होना बेहद ज़रूरी है। आप क्यों पढ़ रहे हो, आपके पढ़ने का क्या उद्देश्य है, आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, इस सारे प्रश्न उनमें अभिप्रेरणा जगाने का काम करते हैं। बहुत सारे महापुरुषों की जीवनियाँ हम उन्हें सुनाते हैं, अपने अगल बगल सफल व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाते हैं, शिक्षक स्वयं की कहानी भी सुनाते हैं कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष झेले हैं। तो ये इससे क्या होता है, इससे बच्चों में प्रेरणा जन्म लेती है, उनके अंदर मोटिवेशन उत्पन्न होता है और उन्हें लगता है कि उन्हें भी कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ ऐसा सीखना चाहिए, उन्हें भी खुद से कुछ रिसर्च करना चाहिए, कुछ इन्वेंट करना चाहिए। तो आप जिस प्रकार का मोटिवेशन उन्हें दोगे, उनमें वैसे ही अभिप्रेरणा का विकास होगा और वे उसी रास्ते पे चलेंगे। कहा जाता है कि शिक्षक के हाथ में निर्माण और विनाश दोनों पलते हैं। तो यदि आप निर्माण करना सिखाओगे तो बच्चे निर्माण करना सीखेंगे, और यदि आप विनाश करना सिखाओगे तो बच्चे विनाशक हो जाएंगे। दोनों चीज़ें एक शिक्षक के हाथ में होती है और इसीलिए शिक्षक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। तो एज ए टीचर आप लोगों को इन सारे सिद्धांतों को आत्मसात कर लेना है, बिल्कुल सीख लेना है, समझ लेना है और इसे लागू करना है। जब आप एज ए टीचर स्कूल में जाओगे, क्लास में जाओगे, वहाँ आपको इन सारे सिद्धांतों को फॉलो करना है, लागू करना है,
ताकि आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, समझ सकें, क्योंकि हमें ज़रूरत है हमारे समाज को शिक्षित बनाने की। और मेरा भी यही प्रयास रहता है। और मेरा जो टैगलाइन है, ए ड्रीम टू क्रिएट एन एजुकेटेड वर्ल्ड, ये सपना मैंने भी देखा है कि हमारा समाज सुशिक्षित हो, सभ्य हो, सुसंस्कृत हो और हम एक दूसरे को सहयोग की भावना से देखें और एक दूसरे का सहयोग करते चलें, सहयोग लेते चलें और इसी तरह से सभ्य समाज का निर्माण करें और हम अपने पुराने अतीत को, पुराने गौरवशाली परंपरा को पुनः स्थापित करें। इसके आगे क्या है? पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत। जब आप किसी विषय वस्तु को, किसी पाठ्यक्रम के, किसी सिलेबस के किसी खास अंग को आप बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देते हो, तो फिर क्या उसके पीछे करना चाहिए? पुनरीक्षण एवं अभ्यास, रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। उसका बार बार रिपीटेशन होना चाहिए। यदि आप CDP का चैप्टर पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम यदि 4 महीने के बाद है, तो आपको बीच में बार बार रिपीट करना है, दोहराते रहना है, नोट्स आपको बनाते चलना है। और एक्सरसाइज का मतलब अभ्यास करना है, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को सोल्व करना है, ये आपके लिए। और बच्चों के लिए क्या? बच्चों के लिए भी जब पाठ समाप्त होता है तो पाठ के समाप्त होने के बाद उनके लिए एक्सरसाइज दिए हुए रहते हैं, अभ्यास दिए हुए रहते हैं, तो बच्चों को उन सारे अभ्यासों को करवाना है। फिर समय समय पर पुनरीक्षण होते रहना है और इसके लिए समय समय पर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो इस प्रकार से पुनरीक्षण और अभ्यास का सिद्धांत है। अगला है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? किसी बच्चे ने बहुत सुंदर चित्रकारी की है, आपने उसे देखा, शाबाशी दी और कह दिया एक लाइन कि आगे जाकर के तुम बहुत बड़े चित्रकार बनोगे। यह एक लाइन जो है ना, उसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर सकता है। पुनर्बलन का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया था और उन्होंने बताया था कि यह 2 प्रकार का होता है। एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है और एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है। सकारात्मक पुनर्बलन जहां विद्यार्थियों में आगे बढ़ने की संभावना को बढ़ा देती है, वहीं नकारात्मक पुनर्बलन से विद्यार्थियों के हतोत्साहित हो जाने की, उनमें हीन भावना घर कर जाने की डर पैदा हो जाती है। अब जैसे किसी बच्चे ने, आपने कुछ होमवर्क दिया या कुछ क्लास वर्क दिया, मान लीजिए कि आपने डिक्टेशन दिया और एक ऐसा बच्चा था जिसने 10 के 10 डिक्टेशन आपके गलत लिखे। आपने कह दिया उसे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम आगे जीवन में कुछ नहीं बन पाओगे। हो सकता है कि आपकी यह अभिव्यक्ति, आपका यह एक लाइन उसके जीवन में बड़ा बदलाव कर दे। या तो यह उसे ऊंचाई के शिखर पर ले जा सकती है या सीधे गिरा सकती है। हो सकता है वह पढ़ना ही छोड़ दे कि सर ने कह दिया कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं कुछ आगे कर नहीं सकता, सीख नहीं सकता, तो वह छोड़ दे। या अगर उसमें वरदराज या पाणिनि जैसी बुद्धि है तो वह ठान लेगा और आपको एक दिन दिखाएगा कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं इससे। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए एक शिक्षक को, एक विद्यार्थी के प्रति। ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि उन्हें सकारात्मक पुनर्बलन दे। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कभी कभी जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है वो ज़्यादा बढ़िया काम करता है और नकारात्मक पुनर्बलन के कारण ही कुछ कुछ महान विभूतियों को हम लोग जानते हैं। वरदराज को उनके शिक्षक ने अपने आश्रम से निकाल दिया था। पाणिनि को भी कह दिया था कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है, कैसे तुम पढ़ सकते हो, तुम सीख ही नहीं सकते हो। और ये दोनों संस्कृत के महान विद्वान बने। तो नकारात्मक पुनर्बलन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कभी कभी। तो ये सारी परिस्थितियाँ निर्धारित करती हैं, परिस्थितियाँ किस प्रकार की होती हैं उस समय, और उस बच्चे के अंदर आपके बातों का किस प्रकार का इफ़ेक्ट होता है, ये निर्धारित करता है कि वह बच्चा आपके स्टेटमेंट को किस प्रकार से लेता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला है उद्दीपन का सिद्धांत। जैसा मैंने चर्चा किया, उद्दीपन का सिद्धांत क्या है, तो यह बच्चों के लिए एक सीखने के प्रति ललक पैदा करने की भावना है। उनमें ऐसा कुछ बीज डाल देना है
कि वे सीखने को तत्पर रहें। जैसे मैंने कहा कि साइंस का क्लास आपका आधा खत्म हुआ, आधा बाकी, आप कहिएगा अगले दिन मैं इसके ऊपर एक जादू दिखाऊंगा। बच्चे पहले से रेडी रहेंगे और जैसे ही आप क्लास में इंटर करोगे, सर पहले जादू दिखाइए, तो वे पहले जादू देखना ही चाहेंगे। और चूँकि मैं क्लास लेता हूँ और अभी तो लॉकडाउन है इसलिए मैं मिस कर रहा हूँ बच्चों को, लेकिन हमारे क्लासेस ऐसे ही होते हैं। तो उद्दीपन का सिद्धांत यह कहता है कि आप बच्चों के लिए कुछ ऐसा छोड़ करके जाएं या कुछ उन्हें ऐसा स्टिमुलस करें कि वे सीखने के प्रति उत्सुक रहें, उनकी जिज्ञासा 100 गुना बढ़ जाए। अब अगला जो टॉपिक हमारा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम। अब यहाँ देखिए सिद्धांत और आयाम में क्या अंतर है। सिद्धांत और आयाम में क्या अंतर है? तो सिद्धांत के अनुसार हम एक लेसन प्लान तैयार किए, हमारा एक प्लानिंग तैयार हुआ है ना, योजना तैयार हुआ। अब उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा, ये आयाम कहलाते हैं। अब ऐसा नहीं समझ लेना है कि दोनों चीज़ें एक समान होती हैं, दोनों में अंतर है। आपको योजना बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है और फिर उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए उन चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है और उन्हें आयाम कहते हैं। आयाम को स्टेजेस कहते हैं, डिफरेंट स्टेजेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें जो पहला है सरल से जटिल, ये सबसे पहला चरण है, सबसे शुरुआती चरण है। जब आप बच्चों के बीच जाओगे, बच्चे किस प्रकार के बच्चे हैं, वो अलग अलग डाइवर्स कंडीशंस से आए हैं, हो सकता है उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, बच्चे एकदम से पढ़ाई लिखाई से दूर हैं, उन्हें कुछ नहीं आता हो सकता है कि बच्चे पढ़े लिखे घर से आते हों, वो जिस क्लास में हैं उससे ज़्यादा की योग्यता रखते हों, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं। तो वहाँ आपको इन सारी चीज़ों को, इन सारे चरणों को वहाँ आपको ध्यान में रखना है और इनको फॉलो करते हुए क्लास लेना है। तो पहला है सरल से जटिल। सरल से जटिल की ओर बढ़ना है। शुरुआत जब हम लोग करेंगे तो सरल चीज़ों से शुरू करेंगे, आसान चीज़ों से शुरू करेंगे और धीरे धीरे कठिन चीज़ों की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे हमारे, जैसे आप गेम खेलते हो ना, तो गेम में पहला लेवल जो होता है काफ़ी ईजी होता है, 1-2 बार में क्लियर। जैसे जैसे आगे आप बढ़ते हो गेम में, तो वैसे वैसे आपका लेवल जो है वो हार्ड होता जाता है, टफ होता जाता है। तो उसी प्रकार से सरल से जटिल की ओर हमें चलना है। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीज़ें ज्ञात हैं, सबसे पहले तो बच्चे उन्हीं चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे जिन चीज़ों से वे जुड़े हुए हैं, जिन चीज़ों के बारे में वे जानते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब यही होता है कि जिन चीज़ों के बारे में बच्चे जान रहे हैं, पहले उन चीज़ों से ही शुरुआत करनी है और धीरे 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 उन्हें उन चीज़ों के बारे में बताना है जिससे वे अनभिज्ञ हैं, जिससे वे अनजान हैं, अननोन हैं। तीसरा चरण क्या है? विश्लेषण से संश्लेषण। पहले चीज़ों को आपको तोड़कर बताना है, फिर जोड़कर बताना है, तो इसको कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण। एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस। उसमें जो समीकरण बनाए गए हैं, तो आप डायरेक्ट समीकरण लिख दोगे और बच्चों को समझाओगे तो हो गया संश्लेषण। और आप तोड़ तोड़ कर बताओगे कि पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड आया, उसके बाद जल आया, फिर क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण हुआ, साथ ही साथ ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ। अब इसे आप समीकरण के रूप में लेकर के आओगे, CO2 + H2O, उसके बाद जो उत्पाद बना है C6H12O6 + O2, उसके बाद फिर उनके समीकरण को संतुलित करोगे, तब जाकर के समीकरण आपका वास्तविक रूप में आएगा। तो ये हुआ विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पहले तोड़ना, उसके बाद जोड़ना। तो पहले आपको तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट बांट करके बच्चों को समझाना है और फिर धीरे धीरे उन टुकड़ों को जोड़ना है, जिसको कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। चौथा है आगमनात्मक से निगमनात्मक, इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड। यानी कि पहले आगमनात्मक नियम और उसके बाद निगमनात्मक नियम। यदि आप पढ़ा रहे हो कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, तो ये हो गया डिडक्टिव मेथड। अब ये फॉर्मूला आया कैसे? a + b × a + b करके आपने बताया और तब लास्ट में फॉर्मूला आ गया।
तो ये हुआ आगमनात्मक से निगमनात्मक विधि। ठीक है, पहले आगमन उसके बाद निगमन, पहले आना उसके बाद जाना। तो पहले बच्चों में चीज़ों का निर्माण करेंगे। ठीक है, पहले उनके अंदर उन सारी अवधारणाओं को लाएंगे, आगमनात्मक जो भी अवधारणाएं हैं वो बच्चों के मस्तिष्क में आ जाएं। ठीक है, और फिर उसके अनुसार से अगला जो प्रोसेस होगा वो डिडक्टिव मेथड होगा, जबकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और बच्चों को उसके अनुसार से एग्जाम्पल बनाने के लिए कहेंगे। तो पांचवा इसका जस्ट उल्टा है, निगमनात्मक से आगमनात्मक इस स्टेज के बाद का स्टेज है। और इसके बाद है यथार्थपूर्ण से भावात्मक। पहले यथार्थ चीज़ों से बच्चों को परिचित कराना है और उसके बाद उन चीज़ों का भाव समझाना है। भावात्मक रूप बाद में, पहले यथार्थ रूप होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अभी क्लास समाप्त नहीं हुआ है, इसके 2 पार्ट और आएंगे, आप लोगों को बने रहना है इसी तरह से। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली